दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र द्विवेदी। आंकड़ों के आईने में आज मैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का विश्लेषण करने जा रहा हूं। मित्रों, ये पहला उपचुनाव है जिसमें मुलायम सिंह यादव नहीं है। 1989 से लेकर 2019 तक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते रहे। 89 और 91 में उदय प्रताप सिंह सांसद चुने गए थे और 96, 2004, 2009, 14 और 19 में मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए, जबकि 98 और 99 में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और मुलायम सिंह के सहयोग से वो सांसद चुने गए थे। कहने का मतलब यह है कि 3 दशक से अधिक समय से लगातार मैनपुरी पर मुलायम सिंह यादव का कब्जा रहा है। 2022 में पहला उपचुनाव हो रहा है जिसमें मुलायम सिंह नहीं है। अब जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं, जो वहाँ का समीकरण दिखाई दे रहा है, उससे यही लगता है कि सहानुभूति और जातीय समीकरण के बीच पूरा मैनपुरी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव उलझा हुआ है। अगर हम जातीय समीकरण देखें तो मैनपुर में सर्वाधिक 5 लाख से अधिक यादव हैं। दूसरे नंबर पर 3.25 लाख साकी, तीसरे नंबर पर 2.25 लाख के दलित, चौथे नंबर पर 1,80,000 के राजपूत, 1,40,000 ब्राह्मण, 1.25 लाख लोध, गणरिया 80,000, पाल गणरिया 80,000 दोनों मिला के, व्यापारी वर्ग जो है 80-90,000 के आसपास है। वह अन्य छोटी छोटी जातियाँ 1.5 लाख, मतलब 18 लाख के मतदाताओं में यह ब्रेकअप जो समीकरण हैं, जो स्थानीय स्तर पर आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार ये माना जाता है। तो जो मुलायम सिंह की बहू चुनाव लड़ रही हैं, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी अखिलेश यादव और छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव, जिनका संगठन पर बहुत अच्छी पकड़ थी, दोनों मैनपुरी के लोकसभा के अंतर्गत आने वाले करहल और जसवंत नगर से विधायक हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें मैनपुरी से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह विधायक हैं भाजपा से। भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री बीजेपी से विधायक हैं, जबकि किसनी से ब्रजेश कटेरिया, जो सुरक्षित सीट है, विधायक है। मतलब 3 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीट भाजपा का है, और इन 3 सीटों में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव विधायक है। चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। 2014 में अगर हम केवल मोदी युग की बात करें तो 2014 में मुलायम सिंह 3,66,000 अधिक मतों से चुनाव जीते थे। सपा सरकार थी और मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा चुनाव लड़ रही थी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, गुजरात मॉडल था। इसके बाद भी 3,64,000 से अधिक मतों से मुलायम सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में बासपा चुनाव लड़ ली थी। बासपा और सपा का गठबंधन था। मायावती मैनपुरी क्षेत्र में मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने गई थी। इसके बाद भी मुलायम सिंह मात्र 94,000 वोटों से जीते थे। और इसमें अगर हम फिगर देखें तो 62,000 जसवंत नगर और 38,000 करहल से जीते थे, जबकि मैनपुरी से 6,000 जीत थी इनकी और
किसनी से 13,000, लेकिन भोगांव से 25,000 अधिक मतों से मुलायम सिंह चुनाव हार गए थे, जो पिछले किसी भी लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। मुलायम सिंह हर विधानसभा से चुनाव जीतते थे, जीत की मार्जिन कम ज़्यादा जरूर रही होगी। अब ये उपचुनाव है, इसमें मुलायम सिंह नहीं है, उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। पूरा परिवार एक साथ जुटकर डिम्पल यादव को चुनाव जिताने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। सपा का सारे संगठन जो भी जातीय समीकरण है, उस हिसाब से अपने अपने नेताओं को समाजवादी पार्टी ने भोगांव में, जहां ब्राह्मण और राजपूत है, वहां पर इनके अधिकांश नेता लगे हुए हैं। मैनपुरी में राजपूत बाहुल में जहां से जयवीर सिंह है, वहां पर भी इनकी टीम लगी हुई है। यादव बाहुल बेल्ट में तो सहानुभूति का अच्छा खासा प्रभाव है। जो नाराजगी शिवपाल की थी, उनके साथ आने से यादव एकजुट है। शाह के प्रत्याशी होने के कारण जातीय समीकरण शाह का बीजेपी के साथ एकदम एकजुट खड़ा हुआ है। दूसरा, लोध का समर्थन भी बीजेपी को मिल रहा है। दलितों में कठेरिया जो विधायक भी हैं सपा का, इसमें 50-50% है। कठेरिया का वोट सपा के साथ है, तो चमार व अन्य जो कोरी जातियां हैं दलित की हैं, वो भाजपा में और सपा में बटी हुई नज़र आ रही हैं। चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सहानुभूति और जातीय समीकरण का एक प्रयोगशाला की तरह मैनपुरी उपचुनाव चल रहा है। शिवपाल यादव जब से समर्थन किया है, भाजपा को अप्रत्याशित लगा और भाजपा ने शिवपाल यादव के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, उनके सुरक्षा वापस ली और रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच की प्रतिदिन खबरें छप रही हैं। इसका फायदा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। सहानुभूति मिल रही है कि देखिए, कल तक शिवपाल भाजपा के साथ थे तो न इनकी जांच हो रही थी, इनकी सुरक्षा थी। आज जब मुलायम सिंह के साथ न रहने के बाद बहू को जिताने के लिए परिवार एक साथ हुआ है, तो भाजपा आक्रामक होकर कार्रवाई कर रही है। इसका लाभ बीजेपी के बजाय सपा को मिलता जा रहा है। दूसरा, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें भी दोनों पक्ष से आक्रामक सियासत हो रही है। कर योगी आदित्यनाथ ने पेंडुलम बोला शिवपाल को, तो अखिलेश यादव ने पेंडुलम का जवाब उसी भाषा में दिया। रिवर फ्रंट की जांच सीबीआई से बात हुई तो अखिलेश यादव ने कहा, भाई रिवर फ्रंट की जांच होगी तो पूरी कैबिनेट की जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवर फ्रंट के सभी निर्णय कैबिनेट के माध्यम से हुए हैं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जांच की मांग उठाई। कुल मिलाकर लड़ाई बहुत ही रोचक है और 5 विधानसभा सीटों में जो 2022 में रिजल्ट आए थे, उसमें शिवपाल को 62%, अखिलेश यादव को 60% मत मिले थे। जयवीर को इसमें 40% और बीजेपी का अग्नोत्री को 45% वोट मिले थे। कठेरिया को भी 50% मत मिले थे। तो विधानसभा में भी एक तरीके से सपा का वर्चस्व रहा है। लेकिन अगर हम 5 विधानसभा को ओवरऑल देखें तो भोगांव विधानसभा और मैनपुरी, इसमें समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव को कड़ी टक्कर मिल रही है। और किसनी जो सुरक्षित सीट है, यहाँ पर मतों का बंटवारा हो रहा है, जबकि करहल और जसवंत नगर, जहाँ से अखिलेश और शिवपाल हैं, यहाँ पर भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। मतलब 2 विधानसभा में समाजवादी पार्टी को बीजेपी
कड़ी लड़ाई दे रही है। यहाँ से मैनपुरी और भोगांव, तो विधानसभा में बीजेपी को समाजवादी काफ़ी टक्कर दे रही है, भारी पड़ती दिख रही है, वो करहाल और जसवंत नगर। किसनी सुरक्षित सीट है, यहाँ पर कठेरिया का सापा के साथ 80% है, तो अन्य दलित जो चमार या कोरी व अन्य वर्ग के लोगों भाजपा में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 विधानसभा का समीकरण यह है। सहानुभूति जातियों में पूरा उलझा हुआ है। पूरा चुनाव एक तरीके से जाति के बीच और सहानुभूति में ही चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह का नाम लेकर कि उन्होंने पार्लियामेंट में बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, इसलिए मुलायम सिंह का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। जबकि निश्चित रूप से मुलायम सिंह की बहू हैं डिम्पल यादव, अखिलेश उनके पॉलिटिकल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी निश्चित रूप से हैं। शिवपाल भाई हैं, 2 विधायक हैं, तो सहानुभूति परिवार के साथ होगी, बीजेपी के साथ नहीं है, ये तो निश्चित रूप से। लेकिन जो जातीय समीकरण है, से लोध है, या जिनमें कल्याण सिंह के परिवार का अच्छा प्रभाव, पूरा परिवार उनका लगा हुआ है। ब्राह्मण और ठाकुर, जयवीर सिंह और अग्नोत्री 2 विधायक अपने स्तर से जुटे हुए हैं। सापा का पूरी ताकत जातीय समीकरण के हिसाब से जो जहाँ के जुटते हैं अपने नेताओं को, ब्राह्मण क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर क्षेत्र में ठाकुर, और लोध क्षेत्र में लोध तथा कठेरिया दलित, उसमें सब पूरा अलग वही स्थिति भाजपा की। भाजपा ने ब्रजेश पाठक सहित सारे अपने ब्राह्मण या राजपूत के जो उनके नेता हैं, हालांकि राजपूतों में सबसे बड़े नेता तो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो पूरा समीकरण जातीय और सहानुभूति में उलझा हुआ। अगर हम आंकड़ों के उसमें देखें तो 2014 और 2019 का विधानसभा और हम देखें तो 2014 में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को 94,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि 2019 में 93,000 वोट मिले। मतलब समाजवादी पार्टी 14 और 19 में मैनपुरी से बराबर वोट पाई। लेकिन इसमें फ़र्क क्या रहा कि 2014 में बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी और उसे 36,000 वोट मिले थे। 2019 में बीएसपी और सपा साथ में थी, तो अगर बीएसपी का वोट ट्रांसफ़र हुआ होता तो ये 1 लाख से अधिक हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को 2014 में जो 48,000 मिला था उससे 2019 में बढ़कर 86,000 हो गया। आखिर ये वोट बीएसपी का निश्चित रूप से जो आंकड़े बता रहे हैं वो भाजपा के साथ गया। जो लीड इस मैनपुरी विधानसभा में 2014 में 45,000 से अधिक थी, वो 2019 में घटकर केवल 7,000 रह गई। अब हम दूसरी विधानसभा भोगांव आए। भोगांव में भी 2014 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुलायम सिंह को 75,000 वोट मिले थे, और 19 में जब भाजपा चुनाव नहीं लड़ी तो उनमें 81,000 वोट मिले। लेकिन बीजेपी को यहाँ भी अप्रत्याशित मत बढ़े। 2014 में उसे 76,000 वोट मिले थे, जबकि 2019 में 1,07,000 वोट मिले। 2014 में 31,000 वोट बीएसपी को मिले थे। निश्चित रूप से वो वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हुए होंगे, तभी 76,000 से 1,07,000 बीजेपी का वोट बढ़ा। यहाँ 2014 में जो मार्जिन थी बीजेपी की, यहाँ 2014 में बीजेपी यहाँ जीती थी 1100 वोटों से, लेकिन 2019 में जब सपा बसपा साथ में लड़े तो 25,000 से अधिक वोटों से जीत हुई। इसी तरह किसनी में आप देखें 2014 में 97,000 सपा को मिला था, और जब भाजपा का समर्थन हुआ तो 92,000, जबकि बीजेपी 41,000 पाई थी 14 में और 19 में 80,000 हो गया। बीएसपी का 30,000 वोट निश्चित रूप से सपा के गठबंधन को नहीं मिला, बीजेपी को मिला, तभी उसके वोट बैंक बढ़े। यहाँ मार्जिन जीत की जो 55,000 थी मुलायम सिंह 2014 में, वो
2019 में घटकर मात्र 13,000 रहेगी। अब 2 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिसने मुलायम सिंह को 2014 में अधिक मतों से जिताया था और वो 2019 में कम मत होने के बावजूद सर्वाधिक प्रतिशत इन्हीं का रहा। उसमें था करहाल विधानसभा में 2014 में मुलायम सिंह को 1,41,000 वोट मिले थे और बीजेपी को मात्र 39,000, मतलब 1,01,000 वोटों से करहाल से समाजवादी पार्टी जीती थी। 2019 में ये वोट घटकर 1,18,000 हो गया और बीजेपी का 39,000 से लेकर 79,000, 79, मतलब 50,000 वोट बढ़े और बीएसपी को इस करहाल में 25,000 वोट मिले थे, जो सपा के समर्थन के बावजूद स्पष्ट रूप से कि वोट कहाँ गया होगा ये फिगर बता रहे हैं किधर गए। यहाँ लीड मार्जिन 2014 में मुलायम सिंह को 1,07,000, 1,01,000 से अधिक थी, जो 2019 में मात्र 38,000 रह गई। अब सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा जो जसवंत नगर है, जसवंत नगर में सर्वाधिक लीड 2019 में 62,000 मतों से मुलायम सिंह को मिली थी, जबकि 2014 में 1,62,000 मतों से जीते थे, वो घटकर 2019 में 62,000 रह गया। इस विधानसभा में 2014 में मुलायम सिंह को 1,87,000 वोट मिले थे, जो 19 में 137 हो गया। बीजेपी 25,000 थी, जो 75,000 हुई और बीएसपी 19,000 वोट पाई थी, वो किधर गया वो आंकड़े बताते हैं। निश्चित रूप से वो बीजेपी को तरफ गया होगा, क्योंकि सपा का गठबंधन बीएसपी से बहुत फायदेमंद नहीं रहा। 3,64,000 से जीतने वाले मुलायम सिंह को भाजपा के समर्थन के बाद 94,000 मतों से जीत हुई। लेकिन इस बार स्थितियां दूसरी हैं। मुलायम सिंह के प्रति सहानुभूति है, यादव वर्ग में तो 100% है। पिछली बार 2019 में यादव में भी नाराजगी थी भाजपा के समर्थन से, और एक रिएक्शन था कि जो डिम्पल यादव ने मायावती का पैर छुआ था कन्नौज लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, उसका एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन, क्योंकि उस समय हमने मैनपुरी लोकसभा चुनाव के गए थे, तो यादव के बेल्ट में खास करके जसवंत नगर रहा हो या करहाल, इस बात को लेकर काफ़ी रिएक्शन था, तो एक नाराज़गी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार मुलायम सिंह के प्रति जबरदस्त सहानुभूति है। यादवों में तो 100% है, अन्य वर्गों में भी है। और एक बात और देखने को मिल रहा है कि जातियों से हट करके ब्राह्मण और ठाकुर या लोध में भी जो एक पीढ़ी ऐसी है जो मुलायम सिंह के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन नई पीढ़ी को अपने जातीय समीकरण में ज़्यादा उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराधिकारी के रूप में डिम्पल यादव जीतती हैं, सहानुभूति की जीत होगी, मुलायम सिंह के प्रति लोगों का सम्मान माना जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से किसी समीकरण के तहत सपा को हार मिलती है, जैसी कि उम्मीद कम ही है, जीत हार मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सहानुभूति जो वर्तमान में अभी भारी दिखाई पड़ रही जातीय समीकरण पर, लेकिन ये चुनाव है, अंत में निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल है कि जीत हार किसकी होगी, लेकिन सहानुभूति भारी दिखाई दे रही है। जातीय समीकरण भी कमज़ोर नहीं है, लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ दोनों के कद को लेकर ये उपचुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अखिलेश यादव जीतते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। एक 2024 के लिए एकजुटता के साथ नई ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ को अगर सफलता मिलती है तो रामपुर आजमगढ़ के बाद अगर मैनपुरी में सफलता मिली तो निश्चित रूप से योगी का
प्रबंधन, योगी के जो है प्रभाव, समीकरण, पार्टी में भी कद बढ़ेगा और उनका भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें एक बड़े नेता के रूप में और जो महत्व मिलना निश्चित है। लड़ाई कठिन है, संघर्षपूर्ण है, चुनाव इंटरेस्टिंग है और 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिजल्ट क्या होगा। ये तो 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन निश्चित मानिए कि पूरा चुनाव सहानुभूत और जातीय समीकरण के बीच उलझा हुआ है। पूरी ताकत के साथ, आक्रामकता के साथ अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने भी जो भी सत्ता के संसाधन हैं, जो भी जीत के लिए समीकरण हो सकते हैं, वो सारी ताकत लगा करके रामपुर और आजम की दड़ा जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंत में फिर मैं ये कहूँगा, चुनाव होता है, रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे, मतदाता तय करेंगे कि सहानुभूति जीती या फिर जातीय समीकरण। कहना बड़ा कठिन है। धन्यवाद।